कि अगर हाकिमलाल बिंद जो है भाजपा में आ जाए तो क्या अजय पांडे का यही जो है जवाब होगा, अकर्मण्य आदमी। देखिए, मैं फिर एक बात कहता हूँ कि हम लोग तो कमल, मेरा ये मानना है कि राजनीति आपके दैनिक जीवन के 24 घंटे को प्रभावित करती है। अगर देखिए, अखिलेश यादव जी और 2024 का लोकसभा चुनाव इस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अफवाह का चुनाव था। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व उपाध्यक्ष गंगापार और जो इस समय वर्तमान में जो डीसीएफ के अध्यक्ष, जिला सहकारी फेडरेशन के अध्यक्ष अजय पांडे जी हमारे साथ हैं। युवा नेता हैं, एनर्जी से भरपूर हैं। इनकी रील और तमाम चीज सोशल मीडिया पर हरिया में काम करते हुए बहुत देखी जाती है। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो अजय पांडे जी से बहुत ढेर सारी बातचीत हम लोग करते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग जो है अजय पांडे से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अजय जी, एक बार फिर आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब जरूरत होती है तो आप समय भी दे देते हैं। मैं आज शुरू से बात करता हूँ जी। आपकी सुबह कितने बजे हो जाती है? नेता लोग तो 12 बजे सो के उठते हैं। मेरे दिन की शुरुआत आमतौर पर 5:30 बजे हो जाती है। अच्छा। मेरा आखिरी अलार्म फोन का बजता है 5:30 बजे, और अब तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वो आदत में आ गई। इसका प्रत्यक्ष जवाब मेरा फोन आपको देगा। ये आप देखिए, 5:30 बजे का अलार्म हमारे फोन में हमेशा लगा रहता है। हाँ। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे। और उसके बाद फिर कब तक जो है पब्लिक डीलिंग कब से शुरू करूँ? मैं मूलतः आमतौर पर 10 बजे तक मैं अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेता हूँ। 5:30 बजे उठ करके कुछ दैनिक क्रिया, और फिर उसके बाद वर्कआउट के लिए निकलता हूँ। 2 घंटे स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी। 2 घंटे पूरा वर्कआउट करते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में। अच्छा, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय नहीं पाता? ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति के लिए बहुत टफ सवाल है। वास्तव में देखा जाए तो हमें समय कम मिल पाता है। ये शिकायत मेरा ही नहीं, आप जितने भी सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक लोगों से पूछेंगे तो परिवार के लिए समय कम मिल पाता है, ये सत्य है। अच्छा, कहा जाता है कि अजय पांडे की राजनीतिक घूम भी रही है। आपके पिताजी की महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा हो रहा है। ये इसके बारे में? हमारे पिताजी, हम लोगों ने उनको देखा है। हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के, तब उस समय मुंबई में मुंबा देवी एक विधानसभा अभी भी है, तो साउथ मुंबई का पार्ट है। वहाँ मंडल अध्यक्ष उन्होंने अपनी राजनीति चालू किया, और फिर जिले के महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, मुंबई प्रदेश के महामंत्री जैसे तमाम पदों में रहते हुए अब फिलहाल वो सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से संन्यास उन्होंने ले लिया। अच्छा, अब सक्रिय राजनीति नहीं, अब आप हैं सक्रिय राजनीति प्रयागराज के। अच्छा सर, ये बताइए, प्रयागराज की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कितना योगदान है? मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि इलाहाबाद से जो प्रयागराज का नाम बदला, वो सिर्फ नाम नहीं बदला, जो प्रयागराज के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन हुआ, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को जाता है। और ये मैं इसलिए नहीं कहता हूँ हमारी पार्टी के वो नेता हैं। आप प्रयागराज के इतिहास में अगर प्रयागराज के विकास को किसी चीज को मानक मानेंगे तो उसमें 2 नेताओं का नाम हमेशा लिया जाएगा। एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने प्रयागराज के लिए रिमार्केबल काम किया, जिसको हम गिनती में बता सकते हैं। बिल्कुल, ये सड़क बनवाना, लेपन कराना, ये तो सब करा, वो तो प्रधान पार्षद से लेकर के सब। लेकिन केशव जी के, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज, कौशाम्बी दोनों का जो विकास किया, वो आने वाले 20 वर्षों में कोई दिखता नहीं कि ऐसा कोई कर पाएगा। इनके पहले हेमंत बोगड़ा जी का नाम लेते हैं। मैं इसलिए उनका नाम, मतलब दूसरी पार्टी के नहीं, क्षमा करिए, दूसरी पार्टी की बात नहीं। हम लोग तब सक्रिय थे नहीं, तो उनके कार्यकाल को हमने देखा नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से श्रद्धेय होंगे हेमंत नंदन बहुगुणा जी आदर्श राजनीति के एक मानक थे प्रयागराज में, और निश्चित ही उन्होंने उस दौर में जो हो सकता था उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके योगदान को प्रयागराज में कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक राजनीति में हम लोगों ने इनको देखा है काम करते, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अन्यथा तो एक से एक विभूति हुए हमारे प्रयागराज में।
अच्छा सर, ये बताइए, आप तो ब्राह्मण भी हैं जी। आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण यूजीसी की वजह से और दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा और इन सबके ऊपर कार्रवाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? देखिए, यूजीसी एक महत्वपूर्ण विषय था हमारे समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए, और मैं खुद को ये चुनौती के साथ आपसे कहता हूं कि पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का इकलौता पहला नेता मैं हूं जिसने यूजीसी के विषय पर खुल करके बोला। मतलब मैं एक चुनौती देता हूं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से। वैसे भी पहला इकलौता, बाद में सबने किया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मेरा अनुसरण किया, बट इसका विरोध हमने किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार समय समय पर चीजों का सही आकलन करती है। ऐसा बीच में कई चीजें हुआ जो सरकार ने निर्णय लिया और बाद में उसको वापस भी लिया। तो मेरा मानना है कि सोशल टेस्टिंग करती है। नहीं, सोशल टेस्टिंग नहीं, कभी कभी इतनी बड़ी व्यवस्था है, कुछ कहीं न कहीं अधिकारियों के लेवल से त्रुटि हो जाती है। तो यूजीसी भी एक त्रुटि है जिसको सरकार ने करेक्ट किया और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन आपने बीच में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बयान सुना होगा। यूजीसी के चेयरमैन जो कमीशन के थे, उनका भी जो भी उनके साथ हुआ, तो वो चीजें सरकार को कहीं न कहीं संज्ञान में है। तो इस वजह से मेरा मानना है कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। ये कुदरत ने उसको इतना दिया हुआ है, इसके लिए चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो, लेकिन समाज के पास कहा जाता है कि योगी राज में ब्राह्मणों के खिलाफ जो है कार्रवाई। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सफलता को पूरे समाज की सफलता नहीं बताई जा सकती, और न किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिक कुंठा को पूरे समाज की आवाज बताई जा सकती। और ब्राह्मण समाज इस बात को भली भांति जानता है। तो योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। उसमें जो भी अपराध करेगा उसको उसकी सही जगह पहुंचना पड़ेगा, वो कोई भी हो। अपराधी में कोई जात नहीं होती, बिल्कुल कोई जात नहीं होती, और अपराधी किसी के मानक नहीं हो सकते। अगर आज मैं कहूं कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का राजनेता या कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे समाज का सिरमौर है, तो हमारा दुर्भाग्य है। नहीं बोला जा सकता। अच्छा सर, उदय भान कवरिया, डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, इन दोनों के बारे में अगर अजय पांडे को कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? दोनों बेहतरीन नेता हैं। राकेश त्रिपाठी जी छात्र राजनीति से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे हंडिया विधानसभा से ही वो विधायक रहे कई बार। दुर्भाग्य से कई बार चुनाव भी हारे वो। ये कह लीजिए कि ये उनका भाग्य था। बहुत अच्छे नेता, बहुत कुशल वक्ता, और हम लोग तो उनसे सीखते हैं राकेश जी से। और जहाँ तक उदय भान कवरिया की बात है, तो उनका पारिवारिक रूप से कहीं न कहीं उनके ऊपर एक कुदरत का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहर हुआ। लंबे समय तक किसी कारण से वो, किसी कारण क्या सब जानते हैं, कन्विक्टेड रहे, जेल में रहे, बाद में बाहर आए तो दुर्भाग्य से हमारी आदरणीय भाभी श्रीमती नीलम करवरिया जी का देहांत हो गया। तो ठीक है, दोनों बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, मैं अब आपके बारे में बात करता हूँ। आपकी हंडिया से जो है विधानसभा चुनाव जी, हंडिया की आज आप क्या समस्या देखते हैं? देखिए, हंडिया में मूल रूप से, जैसे इस समय तो वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे यहाँ एक बिठौली से लेकर के टेला रोड बड़ा वाकई मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इसको अपनी भी फेलियर मानता हूँ कि हम लोग राजनीति और सत्ता में हो करके भी फिलहाल उसको ठीक नहीं करा पा रहे हैं। अपने स्तर से उसको ठीक कराने का प्रयास जारी है और निश्चित ही सफलता भी मिलेगी। आप बताइए, सरकार आपकी है, खाली विधायक ही नहीं है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष वही के हैं, फिर भी ये सही किसी टेक्निकल मामले की वजह से बीच में टेंडर एक बार हुआ, फिर किसी टेक्निकल वजह से रुक गया। तो जो उसकी समस्याएं हैं उसको दुरुस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, और शीघ्र ही मेरा मानना है कि हमारे शीर्ष के नेता भी, चाहे हमारे माननीय सांसद जी हो, चाहे हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो, ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी अपना जो थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं उस प्रयास में अपना योगदान कर रहे हैं। इसके अलावा हंडिया में देखिए, जो आज की सबसे बहुत बड़ी आवश्यकता है वो हंडिया से मेजा को जोड़ने का एक पक्का पुल, बिल्कुल ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि जब तक आप सदन में नहीं पहुंचेंगे, जब आप सदन में पहुंचते हैं, जब आप उस व्यवस्था के पार्ट होते हैं, और जब आप मन बना लेते हैं कि इस काम को करना है, तो काम जरूर हो जाता है। तो हंडिया की सबसे बड़ी एक आवश्यकता ये है। अभी ये देखा गया कि गंगा जी पर जो शास्त्री ब्रिज के पहले एक पुल, तलोरी से हेता पट्टी के लिए एक पुल, उधर जो है जो रिंग रोड निकल रही है वो जाके जो है लवाइन कला के लिए निकलती है, उस पर जो है पुल बन रहा है। और वहां से ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर पर
मेजा से जो है हड़िया को जोड़ने के पुल का कोई नामो निशान नहीं। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो पुल बन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कुंभ की व्यवस्था को देखी होगी। बिल्कुल। तो जो कुंभ में अनुभव रहा, ये लगा कि कम से कम 3-3 पुल दोनों तरफ होने चाहिए। तो सरकार ने इसको संज्ञान लिया, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय के लिए इससे इलाहाबाद का पूरा जो हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इलाहाबाद से प्रयागराज सिर्फ नाम नहीं बदला, बल्कि पूरा आधार संरचना। जब ये पुल बन जाएंगे तो आप जानिए कि प्रयागराज का गौरव और बढ़ जाएगा। और जहां तक आपने हंडिया की बात की, निश्चित रूप से ये हमारा जो भी लोग पद पे रहे, ये उनका फेलियर है अगर वो पुल नहीं पास। सर मैं नाम ना लूं, आप उस नेता से बहुत परिचित हैं। उन्होंने कहा था, भाजपा के नेता हैं, कि अगर मैं शिलान्यास नहीं करवा दूंगा मेजा से हंडिया को जोड़ने वाले पुल का तो मैं टिकट नहीं मांगूंगा, लेकिन अभी तक नहीं करवा पाए। देखिए एक बात, मेरा मानना है कि पक्के पुल की जो समस्या है उसको लेकर के हर कोई अपने स्तर से प्रयास करता है, और किसी के प्रयास को या किसी के संकल्प को डोमिनेट करने का मेरा कोई वो नहीं है। हो सकता है उन्होंने अच्छे मन से ही ये संकल्प लिया हो, कोशिश भी किया हो, कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं या कोशिश किया हो, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। सर इस समय हाकिम लाल बिंद समाजवादी पार्टी के विधायक, अगर आप हाकिम लाल बिंद के कार्यकाल को कितना नंबर देंगे? 10 साल से है। देखिए हाकिम लाल जी व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता कभी भी, बट राजनीतिक और विधायी राजनीति में अगर आप देखा जाए तो ये हंडिया के इतिहास में अकर्मण्य विधायी राजनीति का 10 वर्ष रहा है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, अकर्मण्यता का ये पराकाष्ठा रही है। विधायक होना और न होना ये दोनों हंडिया में बराबर ही है। क्योंकि अगर कोई कहे कि सत्ता में नहीं है, तो क्या आज सिर्फ सत्ता में होना ही विधायी राजनीति का परिचायक है? विपक्ष में रहने वाला अपनी विधानसभा के लिए कुछ नहीं कर सकता है? एटलीस्ट कम से कम आप आवाज तो उठाइए। योगी से मिलकर के उन्होंने सड़कें तो मांगी थी। कौन सी सड़कें मांगी? फोटो भी आया, योगी से मिल लिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके ऊपर नाराज हो गए, उन्होंने तुरंत सफाई देना चालू कर दिया। जबकि अपने मुख्यमंत्री से तो कोई भी विधायक मिल सकता है, वो तो दलगत राजनीति से ऊपर होती है चीजें। और एक दुर्भाग्य है कि जैसे ये विधायक लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे किसी शीर्ष नेता से मिलते हैं, तो तुरंत कयास ये लगने जाता है कि समाजवादी पार्टी छोड़ करके भागने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी डूबने जा रही है तो अपना नया ठिकाना तलाश। हाँ, ये सवाल भी है, ये चर्चा हंडिया में है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हाकिम लाल बिंद जो है भाजपा में आ गए तो क्या अजय पांडे का यही जो है जवाब होगा, अकर्मण्य आदमी? देखिए मैं फिर एक बात कहता हूँ कि हम लोग तो कमल के फूल को अपना कैंडिडेट मान करके चुनाव लड़ते हैं। आज अगर आप हमसे पूछेंगे हंडिया में प्रत्याशी, तो मेरा मानना है हंडिया में प्रत्याशी डिक्लेयर हमारी पार्टी ने कर दिया है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हाकिम लाल बिंद आ गए तो भाजपा ऐसा बोलेगी या अजय पांडे ऐसा बोलेंगे, तो संगति का असर होता है। मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग अन्य दलों को छोड़ करके भाजपा में आए, आज उनकी कार्यशैली आप जाकर के देख लीजिए, आज उनके विचार देख लीजिए, निश्चित परिवर्तन हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो लोगों के मानसिक चेतना को परिवर्तित करने का काम करती है। आपके कहने का मतलब अगर हाकिम लाल बिंद अभी जो है मानसिक चेतना उनकी दूसरी है, लेकिन अगर भाजपा में आ गए तो दूसरी हो जाएगी। जब मनोज जी के साथ बैठेंगे तो कुछ और बात करेंगे, जब किसी और ऐसे गंदे आदमी के साथ बैठेंगे तो गड़बड़ बात करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर किसी अच्छे लोगों के साथ अच्छे दल में राजनीति करेंगे तो उनकी मानसिक चेतना अच्छी होगी। फिलहाल ये मैं इस पे कोई ये नहीं कह रहा। मेरा मानना है कि हाकिम लाल जी इस बार का चुनाव 2027 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें किसी भी दल से चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह से हारेंगे चुनाव। ये नेगेटिविटी है बिल्कुल। ये हंडिया में मैं आपसे चुनौती देता हूँ, आज इसको सेव कर लीजिएगा रिकॉर्ड। बिल्कुल चलेगा। हाकिम लाल किसी भी दल से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव बुरी तरीके से, इवन भाजपा से भी, किसी भी दल से लड़ेंगे। क्योंकि देखिए राजनीतिक दल हमारे कार्यकर्ता है, भाजपा हमारी है, बाकी सब, लेकिन हंडिया की जनता उनसे नाराज। मैंने कहा ना कि अकर्मण्य विधायी राजनीति का 10 वर्ष रहा है हंडिया। अच्छा, अगर जो है अजय पांडे हंडिया से विधायक होते हैं, तैयारी भी आपकी है, तो आपका क्या काम होगा, क्या काम करना चाहिए? देखिए मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि हंडिया में विकास के साथ एक जो सामाजिक सौहार्द की स्थापना होनी है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे हंडिया का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ लोगों का एक गुट होता है जो हर गांव में है, और वो गुट जो है वो गांव के सम्मानित आदमी को 1500 रुपए के लिए बेइज्जत करने की ताक में बैठा रहता है। तो पहले तो ऐसे लोगों को सही करना चाहिए, एक सामाजिक सौहार्द होना चाहिए। हंडिया की जो भौतिक विकास होना है उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है हंडिया में।
और बाकी बहुत तमाम समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। बिल्कुल तो मैं नहीं, मेरा मानना है कोई भी विधायक होगा तो इस बार पूरी ताकत लगा करके काम कराने का प्रयास करेगा, वो चाहे मैं हूं या कोई अन्य हो। अरे ये सामाजिक सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि हरियाणा में इतने नेता हैं और हाई प्रोफाइल नेता हैं सब, और साजिश खूब करते हैं? देखिए, राजनीति में साजिश तो होती ही, एक हिस्सा है, ये राजनीति का पार्ट है, और जिसको भी राजनीति में सफल होना है उनको इस साजिश से पार पाना होगा। जब तक आप इससे पार नहीं पाएंगे तब तक सफलता मुश्किल है। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, आप दावा करते हैं कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की आपकी तैयारी है, जबकि हरियाणा विधानसभा हमने देखा कि 2017 में भी और 2022 में भी गठबंधन में रही, एक बार अपना दल के गठबंधन में रही, एक बार जो है वो निषाद पार्टी के गठबंधन में रही। निषाद पार्टी से ही जो है क्या कहते हैं कि प्रशांत सिंह राहुल तैयारी भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी की जरूरत नहीं है कि उसकी सीट ले लेंगे? अभी उपचुनाव में 2 सीट छीन चुके हैं भाजपा वाले। नहीं, ये देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, ये तो पहली बात तो कि हमारे स्तर से बहुत ऊपर का सवाल है, ये हमारे नेतृत्व का निर्णय है। और अगर हमारा नेतृत्व निर्णय ले लेगा कि हंडिया फिर से किसी गठबंधन को देना है, तो इस पर कोई प्रश्न चिन्ह या सवाल नहीं है। बतौर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं किसी न किसी रूप में जो उसको इच्छा होती है उस तरफ से आगे बढ़ता है। सर मैं ये जानना चाह रहा था, क्या हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी का समीकरण नहीं है, वो बार बार अपने सहयोगियों को दे देती है, तो वहाँ जो भाजपा से तैयारी करने वाले लोग हैं उनको नहीं निराशा होती है? देखिए, कुछ टिकट परिस्थिति जन्य दिए जाते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूँ। तो जो पिछले बार का टिकट था वो परिस्थिति जन्य था। जो पिछले बार का हंडिया में भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है, और इसका सीधा जागता उदाहरण जो पिछला चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी और हाकिम लाल, जो लोग एक सामाजिक समीकरण देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस समीकरण को तोड़ते हुए हमारे जो प्रत्याशी थे प्रशांत सिंह जी, मात्र कुछ हजार वोटों से चुनाव हारे, 3500-3200 वोट से चुनाव हारे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती वहां दिखाती है। हंडिया में भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ तक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वोटर बहुत ज्यादा है। जो भी आपने कहा कि उस 20% साजिश से ऊपर उठना होगा, जो उस 20% साजिश को कवर कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत जाएगी। अजय पांडे उस साजिश को कवर करने की क्षमता रखते हैं? मेरा मानना है कि राजनीति करने वाले व्यक्ति को इन चीजों से डील करने आना चाहिए, तो समय आने पर वो दिखेगा। डील करेंगे। अच्छा नेताजी, पूर्व विधायक प्रशांत सिंह राहुल के बारे में अगर कुछ कहना हो तो अजय पांडे का? छोटे भाई हैं, बहुत मिलनसार हैं और बहुत संस्कारी हैं। जहाँ भी हमारे तुमके खैर पारिवारिक संबंध रहे हैं और उसी संबंधों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुआ था तो अखिलेश यादव ने तो यूपी में कमाल कर दिया था, और उसी दम पर उन्होंने पीडीए का नारा देकर के, आपको नहीं लगता 2027 में भाजपा सत्ता ले लेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी और 2024 का लोकसभा चुनाव इस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अफवाह का चुनाव था। अच्छा। ये किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति की सफलता नहीं थी, बल्कि ये एक अफवाह का चुनाव था। नैरेटिव बनाया गया, एक टूल किट गैंग, जैसे आप जानते होंगे कि विदेशों से फंडिंग होती है और एक टूल किट गैंग काम करता है। तो उस टूल किट गैंग ने काम किया, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, तमाम इस प्रकार का एक नैरेटिव गढ़ा गया जिससे जनता थोड़ा भ्रम में आई। सर वो ठीक है, भाजपा के नेता यही कहते हैं, लेकिन एक हेगड़े साहब थे, भाजपा के ही नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले 400 सीट आने पर संविधान बदला जाएगा ये बात कही। वो विपक्ष के टूल थे। लल्लू सिंह जो अयोध्या के नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो विपक्ष के टूल थे। अरुण गोविल जो मेरठ से चुनाव जीते, वो उन्होंने भी ये बात कही कि वो विपक्ष के टूल थे। तो आखिर इन लोगों ने, होता क्या है कि एक नैरेटिव तैयार होता है। जैसे आज एक नैरेटिव चले और आप पत्रकार हैं, आप 20 बार मुझसे कोई सवाल करें और मैं किसी सवाल में फंस जाऊं, तो चाहे लल्लू सिंह जी ने बोला हो या जिन्होंने बोला हो, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व की मंशा थी उसके विपरीत उन्होंने बयान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनको निकालना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि वो एक नैरेटिव तैयार हुआ भ्रम का, उसमें हमारे कुछ नेताओं के बयान ने आग में घी का काम किया। उसको विपक्ष ने उठाया, देखिए इनके फला कैंडिडेट या फला नेता ऐसा बोल रहे हैं, तो इनकी आंतरिक मंशा। लेकिन वो बिल्कुल भ्रम का चुनाव था, और जैसे ही चुनाव बीता आपने देखा कि उपचुनाव हुए, उसमें हम प्रचंड बहुमत से जीते। और उपचुनाव आप कहेंगे सत्ता का चुनाव है, उसके बाद कितने स्टेट्स के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और मैं एक बात और आपसे कहता हूँ कि भारतीय राजनीति में इकलौती भारतीय जनता पार्टी ऐसी है
जिनकी सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती बल्कि प्रो इनकम्बेंसी काम करती है। इसका तमाम उदाहरण आज विपक्ष की सरकारें आप उठा करके देख लीजिए। 5 साल किसी तरह से अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है और जैसे ही आखिरी साल आता है भगदड़ मचता है, सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी अपना 5 साल का कार्यकाल करती है और उसके बाद जहां भी हमारी सरकारें बनती हम रिपीट करते हैं। आजकल तो बहुत आरोप लगता है इंस्टीट्यूशनल बेईमानी का और ध्रुवीकरण का। भारतीय जनता पार्टी पर तो हिंदू मुस्लिम का भी आरोप लगता है, अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो भाजपा का क्या है? देखिए, अगर विपक्ष मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाएगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी के नेता या अखिलेश यादव जी जा करके जामा मस्जिद के इमाम से अपने पक्ष में फतवा कराएंगे और उसके बाद अगर हम मंदिर चले गए तो हम तो तुष्टीकरण करने लगे। अरे भाई, हम सनातनी लोग हैं, हमारी निष्ठा उसमें है तो हम तो करेंगे ही। आप अपनी मूल को भूल करके आप जा करके उनके दर पे सजदा करते हो, हम नहीं करते। हम तो जो थे वो है ही। तो तुष्टीकरण की शुरुआत ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे लोग करते हैं और जब हम उसका जवाब देते हैं, और हम नहीं बल्कि जब आम जनता उसको रिटेलिएट करती है तो फिर वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। आखिर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नहीं कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? ये क्या बयान है, आप बताइए। वो पसंद था, वो कहीं जो है। आखिर अब ये विपक्ष के लोगों की टोपी लगा करके इफ्तारी खाते हुए फोटोज क्यों नहीं आती है? अब ये विपक्ष के लोग जाकर के ईदगाह में खड़े होकर के नमाजियों को वेलकम क्यों नहीं करते हैं? हमने मना थोड़ी ना किया है। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने एक देश में जो सनातन को बैठाने की एक साजिश हो रही थी उसको समाप्त करने का काम मना नहीं किया है, लेकिन प्रचार यही सबसे ज्यादा करते हैं आईटी सेल। ये देखो मुस्लिम हो गए, ये देखो मुस्लिम हो गए। अखिलेश यादव टोपी पहन लिए तो मुस्लिम हो गए, राहुल गांधी टोपी पहन लिए तो मुस्लिम हो गए। वो तो मंदिर में भी जाते हैं। मुझको ये बताइए, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे मेरा हिंदुत्व ब्राह्मणत्व सिद्ध करने के लिए जनेऊ दिखाना पड़ेगा या किसी मंदिर में जाके अपना सर फोड़ना पड़ेगा? मांगता है? तो यही तो कर रहे हैं ये लोग, और क्या कर रहे हैं? किसी ने मांगा? यही तो मांग रहे हैं ना, यही तो समस्या है। आप टोपी पहन करके, नमाज अदा करके, जालीदार टोपी लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? बस कि हमारे लिए हर धर्म समान? नहीं, हमारे लिए वो प्राथमिकता है। अच्छा, चलिए, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो पंचायत चुनाव नहीं करवा पाई, पंचायत चुनाव कोई टेक्निकल कारणों से अभी तो ये तो हुआ नहीं कि नहीं होना है। तो प्रशासक नियुक्त हो गए हैं? प्रशासक नहीं, 6 महीने के लिए हुए हैं। ओबीसी आयोग का गठन हुआ है, तमाम उसमें टेक्निकलिटी है, सरकार उसको ठीक करने का काम कर रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि जो है बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया। ये 2027 में मुद्दा नहीं बनेगा? दुर्भाग्य से हमारे यहाँ रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी मांगते हैं। अगर सरकारी नौकरी का विज्ञापन नहीं निकला तो रोजगार नहीं निकलेगा। इस समय मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं इस चुनौती के साथ कहता हूं कि चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे रोजगार के व्यवस्था को उपलब्ध कराने का माध्यम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा या हमारी सरकार से ज्यादा न पहले कभी हुआ था, न आगे कभी होगा। अब इस समय पास डेटा नहीं, मैं डेटा आपको भेज दूंगा लेकर। अच्छा, अजय पांडे तो एक अधिवक्ता भी है जी। अधिवक्ता और नेता दोनों समाज का किस तरीके से निभाते हैं? देखिए, वर्तमान राजनीति में मेरा ये मानना है कि राजनीति आपके दैनिक जीवन के 24 घंटे को प्रभावित करती है। अगर कोई कहे कि मुझे राजनीति से लेना नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि एक अच्छी राजनीति, एक सुव्यवस्थित स्वच्छ राजनीति एक आम आदमी के 24 घंटे को प्रभावित करती है। जब से सो के उठता है, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, ये कैसे निर्माण होगा? इसका निर्माण एक स्वच्छ राजनीति से होगा जो भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। दूसरा आ जाइए अधिवक्ता समाज। तो हमारा अधिवक्ता समाज इकलौता ऐसा समाज है जो अन्याय के विरुद्ध किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़ा होता है। आज तो वर्तमान परिस्थिति में हमें सड़क पर भी कभी कभी खड़ा हो जाना पड़ रहा है, तो हमारा समाज जो अधिवक्ता समाज है वो सड़क पर भी खड़ा होने से गुरेज नहीं कर रहा है। तो आम आदमी के न्याय के लिए अधिवक्ता समाज का जो योगदान है, इसको आप किसी तरह से कोई कुछ भी कहे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो अधिवक्ताओं का रोल है समाज के निर्माण में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करके बदनाम करते हैं। वो हर प्रोफेशन में है, वो आप सिर्फ अधिवक्ताओं में मत जाइए, हर जगह। वो राजनीति में भी है, पत्रकारिता में भी है, वो हर जगह है। उनके लिए आप क्या करते हैं? अच्छा सर, आप तो डीसीएफ के चेयरमैन भी हैं, किसानों से आपका अच्छा नाता भी है, तमाम किसान आपसे जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसान को आज उसकी लागत नहीं मिल पाती। हमने देखा कि जो है
आलू वो बेचारा कोल्ड स्टोर में रख देता फिर लेने नहीं जाता है, वैसी कीमत होती है। कहता हूँ और ये दुगनी करने की भाजपा ने, ये पता नहीं क्या एक नेरेटिव लोगों ने बनाया है, कैसे लोग पढ़ते लिखते नहीं है भगवान जाने। आखिर एमएसपी किस सरकार ने लागू किया? वो तो हर सरकार नहीं, हर सरकार नहीं लागू करती। हर सरकार एमएसपी बढ़ाती थी, भाजपा ने कितना बढ़ा, बाकी सरकारों ने कितना अब बढ़ा? वो समय के अनुसार हमने दुगुना किया। हमने एमएसपी को, तमाम ऐसे हैं जब आप डेटा उठा करके देखेंगे तो हमने जो पूर्व की सरकारों का रेट था उससे दुगुना हम देने का काम कर रहे हैं। फिर भी आय दूनी नहीं हुई। अब देखिए प्रयास जारी है। अब ये तो अगर कोई मनोदशा बन जाए कि मुझे रोना ही है, विपक्ष को रोना ही है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल दें, मान लीजिए ये बोल दें कि समाजवादी पार्टी को वोट दे दो, तो आप देखिए कि बिना सोचे समझे अखिलेश यादव जी कहेंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो नहीं करना है, वोट मत देना समाजवादी पार्टी। सर एक चीज देखा जाता है कि किसान तमाम ऐसे हैं जो अपना गल्ला जो है सरकारी मंडी में बेच नहीं पाते, आम बनिया को या सॉरी आम व्यापारी को बेचना पड़ता है। देखिए ये सहूलियत की बात मैं बताता और हूँ, वो बहुत कम रेट में लेता मैं है। बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे बता रहा हूँ। ये मतलब ये कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मौके पर हम लोग भी किसान परिवार से ही हैं। कभी कभी सहूलियत लोग देखते हैं, कभी कभी किसान अपनी सहूलियत, हाँ निश्चित पैसा मिल जाएगा, उसको तुरंत पैसा मिल रहा है, बनिया है, व्यापारी है, तो वो लेने को तैयार है, तो उन्होंने अपनी सहूलियत से दे दिया। अदरवाइज ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। बहुत से किसान है नहीं, वो काटे पर जाते हैं वहाँ हमारे खुद नहीं जाता है। हमारे खुद के केंद्र चलते हैं, हमारे डीसीएफ के धान के क्रय केंद्र चलते हैं, हमारे पास डेटा है, आप कहिए तो भी मंगा के आपको दिखा। नहीं तो क्या वहाँ सबके धान लिए जाते हैं? बिल्कुल सबके धान लिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव को। कोई मानक भी तय है कितना कुंटल ही एक आदमी का लिया जाए? ये तो जो भी मानक है सरकार का उसको हम कंप्लीट करते हैं, प्लस हमारा जो सरकार का क्वालिटी का मानक है उसको चेक करते हैं। लेकिन कोई एक किसान ऐसा नहीं हो सकता जो मौके पर गया और उसका गल्ला न लिया गया। तो किसान से ही संबंधित मेरे पास एक सवाल और है। आज किसान खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, दवा के लिए परेशान है, या महंगा हो गया है या आपूर्ति कम है, क्या? देखिए खाद के लिए तो एक वैश्विक समस्या है, इस बात को आप जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ईरान अमेरिका खाद का इस समय जो युद्ध का काल चल रहा है उसमें कहीं न कहीं खाद का संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार अपने स्तर से करने का प्रयास भी कर रही है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को और आदरणीय सहकारिता मंत्री जो इस समय देश के स्तंभ, आधार स्तंभ बने हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी को, कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली ऐसी व्यवस्था बनी कि हमने जो हमारा विदेश से जो भी मटेरियल आयात होता हमने उसका विकल्प तैयार किया। पहले की सरकारों में मनोज जी आप यकीन मानेंगे यही इफ्को से उत्पादन होता था और वो यूरिया ट्रकों के ट्रक ऐसे रैक के रैक बेच दिए जाते थे, किसानों तक नहीं पहुंच पाता था। प्रधानमंत्री जी ने उसको नीम कोटेड कराया ताकि वो बिचौलियों तक न जा पाए, वो इंडस्ट्रियों के काम का नहीं रह गया। इसके अलावा हमने नैनो यूरिया में आज हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप यकीन मानिए अगले 3-4 वर्षों में भारत, हमारा ये जो विदेश से हम यूरिया मंगा रहे हैं ना, इससे हम बिल्कुल पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और हम नैनो यूरिया का उत्पादन अपने देश में कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा नैनो यूरिया किसान हमारा इस्तेमाल करने लगा उस दिन ये समस्या समाप्त हो जाएगी। सर एक सवाल किसान पर उठ है, डीसीएफ के अध्यक्ष रहते हुए अजय पांडे की क्या उपलब्धियां है? देखिए हम लोगों ने एक तो सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि पहले जो काला बाजारी होती थी क्रय केंद्रों की, इसको हम लोगों ने मौके पर जाकर के दुरुस्त कराया। और आज की डेट में जब जैसे अभी आपने कहा कि किसान जहां भी जाता है उसका क्रय किया जाता है। इसके अलावा यूरिया की उपलब्धता हम लोगों ने बिल्कुल सुनिश्चित किया कि जो पहले के दौर में लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश या अन्य जिलों में खादें चली जाती थी, उस पर पूर्ण लगाम लगा। ये पिछले हमारे 3 वर्षों के कार्यकाल में आपसे उपलब्धि बताऊं कि 500 किलो यूरिया भी अगर कोई कह दे कि कहीं ब्लैक हो गया तो मैं कल तक छोड़ दूं। अच्छा जी, ये ब्लैक मेलिंग पर रोक बंद हो गई बिल्कुल पूरी तरह से, ब्लैक बाजार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होती। क्या बात है। अच्छा सर, आज जो देश में ऊर्जा संकट है, ये वैश्विक ऊर्जा संकट है या सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है? अच्छा आप ये बताइए कि सरकार द्वारा कैसे उत्पन्न होगी? इसके पहले भी तो चीजें चल रही थी। जब तक चुनाव था तब तक तो खूब गाड़ियां चलती थी, बाद में कहा गया कि आप लोग गाड़ी मत चलाइए। कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहा कि गाड़ी मत चलाइए, आप कम यूज करिए। अगर आज हम आप घर में अपने ऑफिस से निकलते हैं तो बिजली का बटन बंद करते हैं कि छोड़ करके चले बंद ही करते, तब भी बंद अगर करते। प्रधानमंत्री जी इस देश के गार्जियन के तौर पर उन्होंने लोगों से एक अपील करी कि खपत कम करिए, ये कोई बुराई थोड़ी ना है, ये तो अच्छी बात है। आज जो बड़े बड़े नेताओं का काफिला चलता था 20-20 गाड़ियों का, अगर प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद वो 20 से 2 गाड़ी पर आ गए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अजय पांडे ने भी कम किया, बिल्कुल कम कर दिया, सिर्फ एक गाड़ी से चलते हैं। अच्छा हमारा सवाल तो मेजा पर सिर्फ घूम फिर के था,
उस सवाल का जवाब हो चुका है कि हल्दिया से मेजा को जोड़ने वाली बिल्कुल ये चाहिए। पुल की जो है बड़ी अच्छी जरूरत है। अच्छा सर, अजय पांडे जी, कल्पना करें अगर जो है ईवीएम छोड़ के बैलेट से चुनाव हो तो भाजपा कहाँ रहेगी? देखिए, अब चाहे ईवीएम से चुनाव हो चाहे बैलेट से, वोट जनता देती है। और मनोज जी, आप तो पत्रकार है ना जी, ईमानदारी से आप स्वयं बताइए, सवाल मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल, कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो सपा बसपा के गुंडे बूथ कैप्चरिंग करते थे कि नहीं करते? वो तो आप खुद बताइए। ये मतलब ये नहीं होता था, लेकिन सीएम सही आज ईवीएम आने के बाद ये बूथ कैप्चरिंग बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ? सर, मैं इस बात का गवाह रहा हूँ कि बहुत सारे जीते हुए कैंडिडेट हरा दिए जाते थे केवल इसलिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होता था। आज प्रधानी में होता है, आज होता है नहीं प्रधानी में होता है। तो वो चीजें खत्म हुई कि नहीं? जीते हुए कैंडिडेट को जो है ये चीजें खत्म हुई ना ईवीएम आने के बाद। तो अब ये है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है, हम चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो ईवीएम हम भूल जाते हैं। तो ईवीएम रहने दीजिए, यह देश के विपक्ष के लिए एक मानसिक सांत्वना है, उनको शांत होने दीजिए ईवीएम के नाम पर। कम से कम यहीं पे अपने व्यस्त रहे, ईवीएम में ही व्यस्त रहे। बड़ा आंदोलन कहीं भी अगर ले लिया, अभी देखिए काकरोच पार्टी बन गई। हमेशा याद रखिएगा, इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि अगर किसी भी दल ने लोकतंत्र से बेईमानी करने का काम किया तो जनता रिटेलिएट कर जाएगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, चीफ जस्टिस ने, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि जिस दिन लोकतंत्र के साथ बेईमानी हुई जनता सड़क पर आ जाएगी, तो कोई रोक नहीं पाएगा। और आज अगर जनता अपने घरों में बैठी है, जनता खुशहाल है, तो जो विपक्ष आरोप लगाता है जनता ने वोट दिया है तब हमारे प्रधानमंत्री जी भाजपा ने, जनता ने वोट दिया है तब हमारे मुख्यमंत्री जी अक्सर भाजपा देखती है कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अजय पांडे भी इससे सहमति होंगे। मैं अगर आप कहिए तो मोबाइल से आपको डेटा उठा के दे दूं, पिछली सरकारों की तुलना में महंगाई दर इस समय सबसे कम है। अच्छा, आप खुद देख लीजिएगा, कहिए तो मैं ढूंढूं अभी मेरे मोबाइल में। महंगाई दर कम है, लोगों प्रिपेयर्ड नहीं था, आपके इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए मैं डेटा नहीं निकाल के बैठा था। अन्यथा मैं आपको बताऊं कि वर्तमान समय में जो हमारी इनकम है और उसके सापेक्ष जो महंगाई का एक रेशियो है वो सबसे कम है पूर्व की सरकार। क्या बात है, तब भी किसी पास सेविंग नहीं हो रही, तब भी 80 करोड़ लोगों को गल्ला देना पड़ रहा है। ये तो ठीक है ना। ये आप ये बताइए कि आज अगर देश की जनता हमारी गरीबी में रही है, अगर उसके घर तक प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि उसको 2 दून की रोटी अच्छे से मिल जाए, इसमें कोई बुराई है? 5 किलो में चल जाता है, इसका चल जाएगा 1 महीने में। एक आदमी का आप जोड़ करके उठा के देखिए, एक परिवारों में 30-30 किलो गल्ला जा रहा है। सदस्य भी तो होंगे, तो सदस्य है तो 5 किलो राशन कम है क्या महाराज? अच्छा, चलिए बहरहाल नेताजी, मैं क्लोज करूंगा। 2 सवाल मेरे और हैं। प्रयागराज में अजय पांडे किसको सबसे बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से अच्छे बड़े नेता हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रयागराज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जननायक केशव प्रसाद मौर्य जी का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी का समीकरण कितना मजबूत है ब्राह्मण समाज के लिए? मुझे ऐसा लगता है, या जो फिर मेरा जो एनालिसिस है, हंडिया में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं और वर्तमान समय में हंडिया से, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ब्राह्मण कैंडिडेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। सर, अभी फायर राउंड पे थोड़ा बात कर लेते हैं और बहुत छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। फायर राउंड में पहला है कि अजय पांडे जो है किसको ज्यादा पसंद करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ? दोनों बहुत बेहतरीन नेता हैं, इसमें आप किसी एक को ये नहीं कह सकते किसको ज्यादा पसंद। अगर अजय पांडे को दोनों बहुत बेहतरीन है। अगर अजय पांडे को राम मंदिर या रोजगार में से चुनना हो तो क्या चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने सनातन मूल्यों के साथ साथ जो वर्तमान आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की भी रक्षा करती है और हमारे लोगों को रोजगार भी देती है। हरिया की बात मैं करूं तो अजय पांडे जो है किसको चुनौती मानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी या आसिम लाल जी को? वर्तमान परिस्थिति में अब इस पे बहुत जवाब नहीं दूंगा। मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट होगा वो इस बार चुनाव जीतेगा। केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे या केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत से इस बार चुनाव जीतेंगे। मैं फिर कहता हूं कि पिछला उनका चुनाव एक नैरेटिव का चुनाव था, वो चुनाव वो दुर्भाग्य से हार गए और अगर 6 महीने बाद फिर वही चुनाव में चुनाव होता तो केशव जी एक रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतते। अगर दीपक पटेल और पीयूष निषाद में से एक का चयन करना हो तो किसका चयन? अजय? दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं,
दीपक जी के साथ थोड़ा ज्यादा उठना बैठना होता है। पीयूष जी चूंकि यमुना पार्क है तो कभी कभी कम मुलाकात, लेकिन दोनों मेरे बहुत अच्छे भाई जैसे हैं, बिल्कुल अच्छा, भाई जैसे। क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आंतरिक गठबंधन है? राजनीति में बहुत प्रयास लगाए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा के दो सहयोगी अपना दल यश और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इस दोनों में सबसे अच्छा कौन? दोनों मजबूत सहयोगी हैं, इसमें आप किसी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, दोनों मजबूत सहयोगी। अगर आपको दो नेताओं में से एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? विकल्प है आपका ओपी राजभर या जो है डॉक्टर संजय निषाद। देखिए, वो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं, दोनों हमारे लिए समान हैं, इसमें किसको चुना जाए? डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। आप बताइए, दोनों हमारे सहयोगी दल, इसमें किसको कहूँ, क्या कहूँ, आप बताइए। अरे अच्छा, राजनीति में पैसा ज्यादा ताकत है वो रहे या बाहुबल? देखिए, एक बात हमेशा मेरा मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में समाज की सेवा और राजनीतिक जीवन को चलाने के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। अर्थ की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आप आर्थिक रूप से सबल और मजबूत नहीं होंगे तो राजनीति में जाने के बाद फिर आप भ्रष्टाचार से बच नहीं पाएंगे। इसलिए पहले अर्थ को मजबूत करिए, उसके बाद समाज की सेवा करने के बारे में सोचिए। हरियाणा में डॉक्टर वीके सिंह और डॉक्टर राकेश त्रिपाठी के विकास के कौन? दोनों बहुत अच्छा काम किए हैं। राकेश जी ने अपने समय बहुत अच्छा काम किया था, और डॉक्टर वीके सिंह की अगर उपलब्धि आपको देखनी हो तो सड़क नाली ये तो आप देखिए ही देखिए। आप एक बार लक्षद्वीप घाट एमटी टॉक शो के बारे में अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? आपने एमटी टॉक शो की शुरुआत मेरे साथ किया था, जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहला इंटरव्यू आपने मुझे दिया था। बिल्कुल, मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एमटी टॉक शो का नाम धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर हो। अच्छा सर, हरिया की जनता को अजय पांडे क्या संदेश देंगे? बस हंडिया की जनता को प्रणाम है, हंडिया की जनता को नमस्कार है। हंडिया की जनता निर्णायक परिवर्तन को तैयार है, मेरा ऐसा मानना है। सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ जो है बीसीएफ के चेयरमैन अजय पांडे जी थे, भाजपा नेता। आपने हर पहलू पर जो है बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आपने कहा कि हंडिया से मेजा को जोड़ने वाले पुल की बहुत जरूरत है और हर नेता उसके लिए प्रयास कर रहा है। आज किसान जिस दिन नैनो यूरिया यूज करना शुरू कर देगा, उस दिन जो है हमारा भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा और निर्यात करने की तमाम चीजों को जरूरत नहीं पड़ेगी। हंडिया के बारे में आपने ये भी कहा कि हंडिया की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। आगे फिर मैं जो है आपकी मुलाकात अजय पांडे जी से कराऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।